Good morning, student. This is lecture second डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। देखो पहले लेक्चर में अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। सेकंड लेक्चर जो है उसमें अपन अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन को जब भी कोई मेंबर डिज़ाइन करना होगा तो उसको डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली मेथड पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन से मेथड आते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। तो आरसीसी में जो है 3 मेथड अपन यूज़ में लेते हैं मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहला था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, पहले के टाइम पे यूज होता था, आजकल यूज नहीं होता है। लेकिन कई के जैसे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जैसे वाटर टैंक हो गए या आपकी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में बेसिकली इसको आज भी यूज में लेते हैं। ठीक है। दूसरा था अल्टीमेट लोड मेथड। जो भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कमियां थी उसको ओवरकम किया था अल्टीमेट लोड मेथड ने, और उसमें भी जो अल्टीमेट लोड मेथड में कमियां थी उसको ओवरकम किया था आपका लिमिट स्टेट मेथड ने। तो सबसे लेटेस्ट मेथड है आपका लिमिट स्टेट मेथड, और स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए अपन आजकल यही मेथड यूज में लेते हैं। लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को तीनों मेथड पढ़ने हैं। बेसिकली अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड को सॉल्व करेंगे। अल्टीमेट लोड मेथड का अपर वर्जन ही है आपका लिमिट स्टेट मेथड, ये है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपन सबसे पहले अपनी जो है डिज़ाइन फिलोसफीज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे डिज़ाइन, उसके बाद अपन जो है लिमिट स्टेट मेथड पर आएंगे। ठीक है। आपकी जो पहली यूनिट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर है, बाकी की सारी जो यूनिट है आपकी लिमिट स्टेट मेथड पर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है। देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दिस वाज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिज़ाइन, है ना। दिस वाज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिज़ाइन। ये ट्रेडिशनल मेथड है डिज़ाइन का। इसके बाद नेक्स्ट अपना मटेरियल। देखो इसमें सबसे पहले अपन को बात करते हैं, तो जैसे अपन ने आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या आता है, एक लीनियर पार्ट आता है 0.002 स्ट्रेन तक, उसके बाद ये पैराबोलिक हो जाता है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने क्या कहा था कि उसने जो भी स्ट्रेस मानी है वो मटेरियल इज अज्यूम टू बिहेव लीनियर इलास्टिक मैनर, यानी कि लीनियर स्ट्रेस को ही कंसीडर किया है, यानी कि हुक्स लॉ वैलिड है, वहीं तक ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड एप्लीकेबल है। स्ट्रेस विद इन द मटेरियल इज नॉट अलाउड टू एक्सीड परमिसिबल स्ट्रेस। मतलब क्या है कि कोई जो मटेरियल है उसमें अपन ने माना है कि कुछ परमिसिबल स्ट्रेस है। ठीक है। तो वो परमिसिबल स्ट्रेस, जो भी मटेरियल की स्ट्रेस रहेंगी वो परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है। तो परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको पता ही है, आपने पढ़ा है कि जो वो मैक्सिमम लोड जो कोई स्ट्रक्चर सेफली कैरी कर सके वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है। और अगर उसमें अपन उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दे तो आपका परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगी, है ना। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने क्या कहा कि इन आरसीसी डिजाइन परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इज 0.55 FY। ठीक है। FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, और ये 0.55 FY लेनी है परमिसिबल स्ट्रेस। तो देखो स्टील के लिए अगर अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन ने बढ़ाया यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। अगर कंक्रीट के लिए लिखेंगे तो अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस लिखेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। आपने यहाँ पर देख रहे हो आप परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है तो परमिसिबल स्ट्रेस डिवाइड कर दे। और आरसीसी डिजाइनिंग में आपको स्टील में परमिसिबल जो स्ट्रेस बता रखी है 0.55 FY बता रखी है। तो स्टील के लिए यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहे तो यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस FY, परमिसिबल स्ट्रेस 0.55 FY, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया 1.8 का। ठीक है। इसी तरह से अपन देखें कंक्रीट में, तो कंक्रीट में परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इन बेंडिंग इज 0.3
3 FCK, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने ले रखी है। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो FCK है, FCK क्या थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस 0.33 FCK, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आया 3 आ गया। तो अब मैंने आपको पहले ही भी बताया था, इसमें सबसे पहले आया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो टर्म आई थी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में अपन ने कहा था ना कि कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो सेफ्टी में तो उसका प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया है 3 लिया है ना, और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया 1.8 लिया है। ठीक है, अब देखो कुछ स्ट्रेसेस हैं जिनको अपन डिफाइन करते हैं। देखो सबसे पहला है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन। देखो C4 कंक्रीट है और C4 कंप्रेशन है, यानी कि कंक्रीट पर अगर डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है तो अपन परमिसिबल स्ट्रेस लेंगे सिग्मा CC। इसकी टेबल बनी हुई है बकायदा, आपको सारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए सिग्मा CC, CBC, CT, सिग्मा ST इन सब की वैल्यू को IS 456 में दे रखी है, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो स्ट्रेसेस है उसको आपको कोड में दे रखा है एज इट इज, है ना। अब अपन आते हैं सिग्मा CBC की बात करें तो सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। देखो C फॉर कंक्रीट, B फॉर बेंडिंग और फिर C फॉर कंप्रेशन। तो कंक्रीट में बेंडिंग कंप्रेशन आएगा तो सिग्मा CBC यूज करेंगे, कंक्रीट में डायरेक्ट कंप्रेशन आएगा तो सिग्मा CC यूज करेंगे। सिग्मा CT परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट टेंशन, CT का मतलब C फॉर कंक्रीट, T फॉर टेंशन। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा ST, S फॉर स्टील, T फॉर टेंशन। परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन को सिग्मा ST से यूज करेंगे। ये जो वर्ड है ये सिग्मा CBC, सिग्मा ST को अपन आगे मेथड में थ्रू आउट बार बार यूज करेंगे। तो एक बार आप यहाँ समझ लो कि सिग्मा CBC क्या होता है, सिग्मा ST क्या होता है। बाकी इनकी जो वैल्यू है वो पेज नंबर 81 के कोड पे दे रखी है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में देखते हैं, डेफिशिएंसी क्या रही। तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कीप द स्ट्रेसेस विद इन परमिसिबल स्ट्रेस, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो देखो डेफिशिएंसी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अभी अपन ने सबसे पहले लिखा था कि इसमें पढ़ा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि स्ट्रेस अपनी परमिसिबल स्ट्रेस में से कम होनी चाहिए। जो भी मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट हो वो अपनी परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए और लीनियर इलास्टिक मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और लीनियर इलास्टिक मैनर में होनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता स्ट्रेस को विद इन परमिसिबल लिमिट रखना, यानी सिग्मा CBC, सिग्मा ST की जो वैल्यू दे रखी है उतनी वैल्यू को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ये एक डेफिशिएंसी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। तो उसका रीजन जो है, ये 2 रीजन है उसके। क्या? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। मतलब क्रीप क्या होता है, अपने सेल्फ वेट के कारण स्ट्रक्चर का जो डिफॉर्मेशन होता है क्रीप होता है, और कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो श्रिंकेज कहलाता है। यानी कोई भी स्ट्रक्चर अपने सेल्फ वेट के कारण आने वाले टाइम में डिफ्लेक्ट होता जाता है, और आने वाले अगर मान लो किसी स्ट्रक्चर की 50 साल है तो 50 साल में क्रीप के कारण वो खुद ही कोलैप्स हो जाएगा, इतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा उसका सेल्फ वेट के कारण। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस अपनी परमिसिबल लिमिट में नहीं रह पाएगी। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जहाँ कई पॉइंटों पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाता है वहाँ उस वजह से भी स्ट्रेसेस जो है अपनी परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी डेफिशिएंसी क्या थी, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन एक्चुअल margin of safety is not equal to factor of safety used in working stress method because stress strain curve is not linear up to collapse। देखो इसका assumptions यही है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर होगा तो लीनियर मानते हुए अपन ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला। ठीक है, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 आया अपन ने देखा, स्टील के लिए 1.8 आया। लेकिन अगर एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मार्जिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो वो क्या होगा, कोलैप्स ऑफ लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। जो भी लोड पे कोलैप्स हो जाए डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, तो ये आपका एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जो कि आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता है। ये इसकी डेफिशिएंसी है। और नेक्स्ट है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड फेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, एक्ट साइमल्टेनियसली बट हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। वो अपन ने पहले भी बात किया था कि कोई भी स्ट्रक्चर पर जैसे कि डेड लोड आता है, लाइव लोड आता है, अर्थक्वेक लोड आता है, विंड लोड आता है, तो इन सब के बारे में डिस्क्रिमिनेट करने में आपका ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो फेल हो गया था। तो ये डेफिशिएंसी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। ठीक है,
एडवांटेज देख लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के क्या क्या एडवांटेज है। देखो, लेस डिफ्लेक्शन ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सेक्शन। तो इसमें क्या है, सेक्शन का साइज जो है अपन को लार्ज मिलता है। तो लार्ज साइज में क्या है, अपन को ये जो डिफ्लेक्शन है वो कम मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लेस क्रैक विद ड्यू टू लोअर स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टील। क्योंकि अपन ने क्या किया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अपन ने लीनियर माना था, तो यानी कि स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट अपन ने स्ट्रेस को कंसीडर किया था, जबकि स्ट्रेस प्लास्टिक लिमिट तक भी जा सकती है। लेकिन अपन ने इस मेथड में क्या माना है कि स्ट्रेस अपनी जो है इलास्टिक रीजन में, तो इलास्टिक रीजन में रहने की वजह से क्रैक जनरेट नहीं हो पाता। ठीक है, और लो परसेंटेज ऑफ स्टील बिकॉज ऑफ लार्ज सेक्शन। जितना ज्यादा सेक्शन लार्ज होगा आपका, उतना ही कम अमाउंट, क्योंकि कंक्रीट का साइज ज्यादा आ रहा है तो स्टील की परसेंटेज कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखो इस मेथड को पढ़ने के लिए अपन आप आगे देखते हैं कि सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब कोई भी मेथड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन को देखना पड़ता है कि उस मेथड में क्या क्या अजम्पशंस लिए गए हैं, क्योंकि अपन जब भी डिजाइन करेंगे इस मेथड तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले अपन जो है अजम्पशंस देखेंगे कि मेथड में क्या क्या अजम्पशंस लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अजम्पशंस है, देखो अजम्पशंस IS 456/2000 पेज नंबर 80 एनेक्सर बी के क्लॉज नंबर 1.3 में दे रखे हैं। सबसे पहला अजम्पशंस क्या है, एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। ये अजम्पशंस आपको लिमिट स्टेट मेथड में भी मिलेगा। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि इस अजम्पशन से मतलब निकल के आता है कि आपका स्ट्रेन डायग्राम जो मिलेगा वो लीनियर होगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा, लीनियर होगा, यानी किसी सेक्शन पर बेंडिंग से पहले और बाद में, है ना, सेक्शन आपका प्लेन होना चाहिए। उसको समझने के लिए अपन एक सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम बनाया है। ठीक है, इस डायग्राम में अपन ने 1 2 3 पॉइंट 4 5 6 पॉइंट कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब इस पे यूडीएल लगा दिया है, तो इसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये पार्टिकल 1 जो है अब यहाँ पर आ जाएगा 1 डैश, है ना। 2 अपना वहीं रहेगा क्योंकि ये 2 जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस पर है। तीसरा पार्टिकल खसक यहाँ आ जाएगा, तो अपन इसको जब मिलाएंगे तो ये 1 डैश, तो ये जो स्ट्रेन डायग्राम बना है ये लीनियर है। ठीक है, तो ये शो करता है कि स्ट्रेन डायग्राम इसका लीनियर होगा। सेकंड अजम्पशन क्या है, ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील ओनली नॉट बाय कंक्रीट। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में अपन जो भी कंक्रीट की बात करेंगे वो कंप्रेशन के लिए करेंगे, जो भी स्टील की बात करेंगे वो अपन टेंशन के लिए करेंगे, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल होता है और ब्रिटल मटेरियल जो है टेंशन नहीं ले सकता क्योंकि उसका सडन कोलैप्स होता है। ठीक है, और जो स्टील है वो डक्टाइल होता है और डक्टाइल मटेरियल फेलियर से पहले वार्निंग देता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि कंक्रीट जितना भी कंप्रेसिव फोर्स है वो लेगा और स्टील जितना भी टेंसाइल फोर्स है वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अजम्पशंस कहता है कि टेंसाइल स्ट्रेस सारी की सारी स्टील लेगा, कंक्रीट बिल्कुल नहीं लेगा। कंक्रीट में जहां पर टेंशन आएगी, जैसे अब इस डायग्राम में देखो तो नीचे टेंशन आ रही है, तो नीचे की जो कंक्रीट है वो खराब है, कोई काम की नहीं है, उस कंक्रीट को अपन कैलकुलेशन में यूज में बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर किया गया है और जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कौन लेगा, स्टील लेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए स्ट्रेट लाइन। इसको ग्राफ दे रखा है तो उससे समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या कहा गया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट का और स्टील का लीनियर कंसीडर करना है। एक्चुअल में लीनियर नहीं होता है। देखो एक्चुअल ग्राफ आपको यहाँ दे रखा है फॉर कंक्रीट और स्टील के लिए, जैसे कि ये ग्राफ है आपका, ये कंक्रीट के लिए दे रखा है, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है। ये ग्राफ इस तरह से लीनियर जाता है, फिर उसके बाद पैराबोलिक स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, 0.002 स्ट्रेन तक तो ये पैराबोलिक होता है और उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाता है। तो इसका सिर्फ इतना लीनियर पार्ट ही आपको कंसीडर करना है, जहां तक ये मानते हैं कि अपन इतना डायग्राम में ये लीनियर है, तो लीनियर में यहाँ तक ही स्ट्रेस को मानना है और जो परमिजिबल स्ट्रेस माननी है वो कितनी माननी है, सिग्मा सीबीसी माननी है, इसके बियॉन्ड आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे स्टील का है, स्टील का भी ग्राफ इसी तरह से होता है। तो स्टील में जहां तक ये लीनियरली
होता है, लीनियर होता है, यानी लीनियर का मतलब है जितना स्ट्रेस आएगा उसके प्रोपोर्शनल में स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो वो जहां तक ये लीनियर डायग्राम है वहीं तक अपन को स्टील में स्ट्रेस कंसीडर करनी है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू होती है, मॉड्यूलर रेशो एक टर्म होती है, वो आगे डिफाइन करेंगे। उसकी वैल्यू कोड ने दे रखी है 280/3 सिग्मा सीबीसी, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है the value of modulus of elasticity of concrete is constant is equals to 5000 root fck। ये देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कंक्रीट है, अगर मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो और उस टेंजेंट का इसके एक्स एक्सिस का जो स्लोप लूंगा तो उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और इसकी वैल्यू कोड ने दे रखी है 5000 रूट fck, ठीक है। उसके बाद अपन परमिजिबल स्ट्रेस जो मैं आपको बता रहा था उसकी बात कर लेते हैं, है ना। परमिजिबल स्ट्रेस देखो फॉर कंक्रीट के लिए आपको सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पेज नंबर 81 टेबल नंबर 21 पे दे रखी है, वही 456/2000 कोड है, ठीक है। यहाँ देखो आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू, सी फॉर कंक्रीट, बी फॉर बेंडिंग, सी फॉर कंप्रेशन। M10 के लिए कितना लेनी है, 3 लेनी है। ये याद नहीं करनी है आपको, टेबल पेज नंबर 81 टेबल नंबर 21 पे दे रखी है। M15 के लिए कितनी लेनी है, 5 लेनी है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 होती है। M20 के लिए 7 लेनी है, M25 के लिए 8.5 लेनी है, M30 के लिए आपको 10 लेनी है। ये कहाँ से आ रही है आप समझ लो। अब भाई अपन ने थोड़ी देर पहले एक टर्म डिफाइन की थी कि परमिजिबल स्ट्रेस होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कितनी है, M20 की तो 10 हो जाएगी, और डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, 3 था, तो 10/3 करोगे 3.33 आया, अप्रोक्सीमेटली 3 ले दिया अपन ने। फिर उसके बाद 15 है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना लिया, 3, तो 15/3 करोगे तो 5 आ रहा है ना यहाँ पर। ऐसी 30 है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, अराउंड आसपास 3 के आसपास आती है, तो इसलिए फैक्टर ऑफ यहाँ से परमिजिबल स्ट्रेस आई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो स्टील की बात कर लेते हैं। स्टील में सिग्मा एसटी को बोलेंगे परमिजिबल स्ट्रेस को, और ये कहाँ दे रखी है, पेज नंबर 82 टेबल नंबर 22 पर दे रखी है। टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम्स की बात कर रहे थे, टाइप ऑफ स्टील, है ना, FE 250, FE 415 और FE 500, 3 तरह के स्टील पढ़ते हैं अपन। TMT का कोई यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, अपन सिर्फ माइल्ड स्टील FE 250 पढ़ेंगे, और FE 415 और 500 HYSD का हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार पढ़ेंगे। अब देखो अगर डाया ऑफ बार आपका 20 mm से कम या उसके बराबर लोगे तो सिग्मा एसटी की वैल्यू आपको लेनी 140, ठीक है। किसके लिए, FE 250 के लिए 140 लेनी है, FE 415 के लिए कितनी लेनी है, 230 लेनी है, FE 500 के लिए कितनी लेनी है, 275 लेनी है। अगर डाया ऑफ बार 20 mm से ज्यादा है तो उसको 10 घटा देना है आपको, 140 की जगह 130 लेना, बाकी 230 275 सेम रहेगा, ठीक है। ये बार होगी टेंशन में। देखो बीम में अपन जो रेनफोर्समेंट डालते हैं, स्टील डालते हैं, वो टेंशन में डालते हैं, ठीक है। और जो अपन कॉलम होता है उसमें जो रेनफोर्समेंट डालते हैं उसको एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, तो उसको अपन ASC से डिनोट करेंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पर 130 190 190 लेंगे। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट देख लो। In working stress method of design, stress-strain relationship is linear, hence plastic theory is applicable. Elastic theory is applicable. Elastic theory का मतलब stress-strain proportional होता है. But formula applicable to elastic theory cannot directly apply to the section because section is not homogeneous. अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है नहीं, equivalent section की बात होती है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन। देखो क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपन इलास्टिक थ्योरी अप्लाइड करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, लेकिन सेक्शन होमोजीनियस नहीं है। इलास्टिक थ्योरी जब भी अप्लाई होती है जब सेक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। अब कंक्रीट और स्टील दो मटेरियल है, तो आरसीसी का जो मेंबर हो गया वो होमोजीनियस नहीं हुआ, तो होमोजीनियस नहीं है लेकिन इलास्टिक थ्योरी एप्लीकेबल है, तो मेंबर को क्या है, होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। तो होमोजीनियस बनाने के लिए अपन को क्या करना होगा कि इसको स्टील के जो पार्ट है उसको रिप्लेस करके कंक्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन। तो द इक्विवेलेंट होमोजीनियस सेक्शन और ट्रांसफॉर्म सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द स्टील एरिया बाय इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज कंक्रीट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक अपन आ गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है आपका ये डिस्कस करेंगे
चलो अभी लेक्चर का टाइम है तो अपन इसमें अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी क्या समझा है मैंने आपको थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है कि अपन को वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, इसका मतलब इलास्टिक थ्योरी अप्लीकेबल है। लेकिन जो इलास्टिक थ्योरी होती है वो ओनली आपकी जो है वो होमोजीनियस मटेरियल पर एप्लीकेबल होती है। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या दो मटेरियल है, तो कंक्रीट हो गया एक स्टील हो गया, तो ये होमोजीनियस तो रहा नहीं। तो अपन को इलास्टिक थ्योरी के जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने के लिए मटेरियल को होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। तो होमोजीनियस बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो पूरा एक मटेरियल बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, स्टील को जो है कंक्रीट में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टील को जब आप कंक्रीट में कन्वर्ट करोगे तो उसका इक्विवेलेंट सेक्शन एक बनेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन। तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में आपको उसका इक्विवेलेंट एरिया बताना पड़ेगा। जितना स्टील है उतने इक्विवेलेंट एरिया कितना कंक्रीट का लगेगा, और जितनी स्टील में स्ट्रेस आ रही है तो इक्विवेलेंट एरिया में कितनी स्ट्रेस आएंगे ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो द इक्विवेलेंट एरिया शुड, कुछ पॉइंट है जो इक्विवेलेंट एरिया के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट पॉइंट है टू बी लोकेट एट द सेंट्रोइड ऑफ द स्टील। देखो ये कंक्रीट है, इसके नीचे स्टील है, ठीक है, ये स्टील है। अब इस स्टील को रिफ्रेश करके आपको रिप्लेस करके यहाँ पर कंक्रीट लाना है, ठीक है। तो उसके लिए इक्विवेलेंट एरिया चाहिए और इक्विवेलेंट एरिया में इक्विवेलेंट स्ट्रेस चाहिए, ठीक है। अब ये सेक्शन को समझ लो, ये कंप्लीट विड्थ है बी, ये कंप्लीट डेप्थ है डी, और जब ऊपर से और नीचे इफेक्ट्स अप टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक आते हैं तो उसको बोलते हैं स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। यहाँ तीन टर्म हो गई, बी विड्थ हो गई, डी ओवरऑल डेप्थ हो गई, और स्मॉल डी जो हो गई आपकी वो इफेक्टिव डेप्थ हो गई, ठीक है। अब देखो लेट सिग्मा एस टी स्ट्रेस इन द स्टील, एक्चुअल स्ट्रेस है जिसमें यहाँ आ रही सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी क्या है, स्ट्रेस इन स्टील इन इक्विवेलेंट एरिया, वो आएगी सिग्मा एस टी अपॉन एम, है ना। तो इस इक्विवेलेंट एरिया में जो स्ट्रेस आएंगी वो कितने आएंगी, एम मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। वो आगे देखेंगे किस तरह से हो रहा है, सिग्मा एस टी अपॉन एम। ए एस टी क्या है, एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर, तो ए क्या इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील, ये कितना आएगा, एम ए एस टी आएगा। मतलब क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट एरिया में जो है एरिया तो बढ़ जाएगा और स्ट्रेस कम हो जाएगी, ठीक है। यानी सिग्मा एस टी अगर एक्चुअल स्ट्रेस है तो इक्विवेलेंट में सिग्मा एस टी अपॉन एम आएगी स्ट्रेस, है ना। ए एस टी एक्चुअल एरिया है तो इक्विवेलेंट एरिया एम इंटू ए एस टी हो जाएगा, ताकि दोनों साइड में एल एच एस आर एस एस बराबर हो जाए। अभी देखते हैं अपन, देखो वेयर एम इक्वल्स टू मॉड्यूलर रेशियो, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू दी है 280/3 सिग्मा सीबीसी। वैसे मॉड्यूलर रेशियो ES अपॉन EC होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय कंक्रीट, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने अपना मॉड्यूलर रेशियो डिफाइन किया था 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो अपन को यहाँ पर 280/3 सिग्मा सीबीसी यूज करना है। देखो ये कैसे आया उसको समझ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक ई की एजम्पशंस पर काम करता है ये आरसीसी में, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी का एजम्पशंस। मतलब क्या है, एट द लेवल ऑफ स्टील स्ट्रेन इन कंक्रीट इक्वल्स टू होना चाहिए स्ट्रेन इन स्टील। तो स्ट्रेन एप्सिलॉन सी का मतलब स्ट्रेन इन कंक्रीट, एप्सिलॉन एस का मतलब स्ट्रेन इन स्टील। अब कंक्रीट स्ट्रेन की बात होती है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस मटेरियल में बात करें, ये मटेरियल इक्विवेलेंट मटेरियल है ना, इक्विवेलेंट मटेरियल में स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे स्टील की बात करें तो इक्विवेलेंट इसमें यहाँ पर स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ देखो, या देखो अब यहाँ से अपन ने क्या किया, सिग्मा एस टी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन ई एस अपॉन ई सी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एम इक्वल्स टू होता है ई एस अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये मॉड्यूलर रेशियो होता है, एक्चुअल में मॉड्यूलर रेशियो यही होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपन 280/3 सिग्मा सीबीसी यूज करते हैं की के इफेक्ट को कंसीडर करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एस टी आ गया, सिग्मा एस टी अपॉन जो मैंने आपको पहले बताया था वहाँ लिख दिया था डायरेक्ट। अब मैंने अप्रूव कर दिया कि किस तरह से इक्विवेलेंट मटेरियल में जो स्ट्रेस होगी सिग्मा एस टी अपॉन एम होगी। अब फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी स्टील में फोर्स हो गया, सिग्मा एस टी इंटू ए इक्विवेलेंट मेंबर में फोर्स हो गया।
तो सिग्मा एस टी है, ए एस टी रहने दो। सिग्मा एस टी की वैल्यू अपन यहाँ सिग्मा एस टी अपॉन एम लिख देंगे, सिग्मा एस टी अपॉन एम। तो सिग्मा एस टी से सिग्मा एस टी कट जाएगा, है ना। तो ए ई बराबर आ जाएगा एम, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा एम ए एस टी। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं अपन, ले रहे हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम बाय WSM मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म आएगी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको अपन XA से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखो बात, कंसीडर ए बीम लेट, कैपिटल बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, कैपिटल डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। देखो स्मॉल डी जो होती है ना, वो होती है टॉप कंप्रेशन से लेकर रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की डेप्थ को अपन स्मॉल डी बोलते हैं। एक्स से क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो यहाँ डिफाइन कर रखी है, न्यूट्रल एक्सिस इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस। जो बीम की जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी उसको अपन न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। इट इज द सीजी ऑफ द सेक्शन, सेक्शन का सीजी है, इग्नोरिंग द एरिया ऑफ कंक्रीट अंडर टेंशन। क्योंकि एरिया ऑफ कंक्रीट टेंशन में इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने अजम्पशंस में पढ़ा था कि जितने भी टेंसाइल फोर्स होंगे वो कौन लेगा, वो आपका स्टील लेगा, यानी कंक्रीट का कोई रोल नहीं है टेंशन में। ठीक है, तो Na इज फाउंड बाय इक्वेटिंग द मोमेंट एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ Na। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट को दोनों साइड बराबर कर देंगे। देखो आ गया, देखो ये देखो यहाँ पर देखो, ये बीम बनाई मैंने, ठीक है, ये बीम बनाई, बी विड्थ हो गई, डी ओवरऑल डेप्थ हो गई। ऊपर से लेकर रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की डेप्थ को अपन बोलेंगे इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। अब देखो यहाँ से, ये ऊपर से जो शेडेड पोर्शन है उसको बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर से एक्स है। ये कहाँ लाई कर रही है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स से कहाँ होगी। ठीक है, तो अब अपन ने और होमोजीनियस मटेरियल लेना है, तो होमोजीनियस मटेरियल में आपको पता है कि स्टील को रिप्लेस करके कंक्रीट लगाना है। तो कंक्रीट लगाना है तो कंक्रीट का एरिया कितना आएगा, अभी अपन ने देखा इक्विवेलेंट एरिया m × AST आएगा। ठीक है, और ये जो कंक्रीट है यहाँ की वो इग्नोर करनी है, सिर्फ ये इक्विवेलेंट एरिया वाली कंक्रीट लेनी है, क्योंकि ये तो है तो एक्चुअल में स्टील, लेकिन एनालिस्ट पार्ट से अपन इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाया है, तो ये बात है। ठीक है, तो अब अपन ने इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लिया, तो ऊपर का एरिया देखो, ऊपर का एरिया क्या आएगा, मोमेंट ऑफ मोमेंट क्या होता है, एरिया इनटू सीजी से डिस्टेंस। ठीक है, तो एरिया ऊपर वाले सेक्शन का क्या हो जाएगा, विड्थ इनटू डेप्थ, विड्थ कितनी है बी, डेप्थ कितनी है एक्स है, इनटू सीजी कहाँ लाई करेगी, एक्स से टोटल डेप्थ है तो एक्स बाई 2 पर लाई करेगी, बराबर है ना इस सीजी का। अब नीचे का एरिया कितना है, m × AST। अब इसकी सीजी से डिस्टेंस कितनी है, देखो ऊपर से यहाँ तक है एक्स है ना, एक्स से ऊपर से, सॉरी ऊपर से इसके सेंट्रोइड तक है स्मॉल डी, और ऊपर से लेकर यहाँ तक है एक्स है, तो ये कितना बचा, d - x है, तो MAST × d - x से न्यूट्रल एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो BXA का स्क्वायर बाई 2 = MAST d - x है। तो यहाँ से आपके पास XA निकल जाएगी, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो एक पॉइंट समझने वाली बात ये है कि ये जो XA होगी वो होगी CG ऑफ द सेक्शन, और ये क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है, यानी कि दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक्स स्क्वायर है ना, दो वैल्यू निकल के आएंगी, तो आपको ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो दो डेप्थ होंगी यहाँ पर, एक तो होगी एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस जो होगी सीजी ऑफ द सेक्शन, दूसरी है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस XC। अब देखो ये क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज सच डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर विच मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, जिसको अपन ने क्या बोला था, सिग्मा CBC, एंड स्टील की स्ट्रेस को क्या बोला था, सिग्मा ST, आर ऑब्टेन एट द सेम टाइम। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टील और कंक्रीट में अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस एक ही टाइम पर साथ साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे। ठीक है, तो वहां समझ लेते हैं इसको कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ से देखो ये डायग्राम बनाया, ये ठीक है, उसमें ये कंक्रीट ब्लॉक हो गया, ये बी विड्थ हो गई, डी इफेक्टिव डेप्थ हो गई, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी XC, तो ये d - XC बचा। ठीक है, ये स्ट्रेन डायग्राम बनाया है, इसका लीनियर होता है, मैंने आपको बताया था स्ट्रेन पहला अजम्पशन से कि ऑल प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। तो ये
क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है। तो कंक्रीट है ऊपर वाला पार्ट, तो कंक्रीट में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितनी जाएगी, सिग्मा सीबीसी, ठीक है। स्टील में, अब स्टील है यहाँ पर, तो स्टील में सिग्मा एसटी जाती है, बात सही है। लेकिन आप देखो मैंने क्या कहा था कि इक्विवेलेंट सेक्शन की एनालिसिस करेंगे, तो इक्विवेलेंट सेक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस कितनी होती है, सिग्मा एसटी अपॉन एम होती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा आप जो बात करोगे इक्विवेलेंट सेक्शन की बात करोगे, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सेक्शन आएगा तो सिग्मा एसटी अपॉन एम आएगा। अब सिमिलर ट्राइंगल लगा लो, देखो सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्ससी, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्ससी बराबर सिग्मा एसटी अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्ससी, ठीक है। तो डी माइनस एक्ससी इधर चला गया और सिग्मा एस टी अपॉन एम और सिग्मा सीबीसी इधर आ गया, तो सिग्मा एस टी एम सिग्मा सीबीसी, ठीक है। अब एक्सी से डिवाइड कर दो, डी अपॉन एक्सी माइनस वन इक्वल्स टू सिग्मा एस टी एम सिग्मा सीबीसी, तो डी माइनस एक्सी वन उधर चला गया, ठीक है। तो ये वन आ जाएगा इधर, ठीक है, डी माइनस एक्सी हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं अगले पेज पर, अगले पेज पर देखो ज्यादा आगे चला गया, डी माइनस एक्सी इक्वल्स टू, ठीक है। देखो यहाँ से ये d माइनस एक्सी वन हो जाएगा, तो ये एलसीएम ले लेंगे अपन m सिग्मा सीबीसी, तो हो जाएगा m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी अपॉन m सिग्मा सीबीसी, d माइनस एक्सी हो जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे तो एक्सी अपॉन डी आ जाएगा, है ना, एक्सी अपॉन डी आ जाएगा, m सिग्मा सीबीसी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। तो अपन क्या मानते हैं कि इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं k, तो k बराबर हो जाएगा m सिग्मा सीबीसी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी, तो एक्सी बराबर क्या हो जाएगा के डी, ठीक है। इन डब्ल्यू एस एम अपन को एम क्या लेना है, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एम सिग्मा सीबीसी आ रहा है, तो देखो ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एम सिग्मा सीबीसी को अगर मल्टीप्लाई ले जाता हूँ तो एम सिग्मा सीबीसी बराबर 280 अपॉन 3 आ जाएगा, तो एम सिग्मा सीबीसी के बराबर यहाँ रख दोगे आप 93.33, तो 93.33 डिवाइड बाय 93.33 प्लस सिग्मा एस टी इक्वल्स टू के हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। और आपको पता ही है, ये चीज़ आपको पता ही थी पहले ही कि जो है ये के है 93.33 अपॉन 93 सिग्मा एस टी, और अपन ने यहाँ एक टेबल देखी थी परमिजिबल स्ट्रेस की कि ग्रेड ऑफ स्टील अगर एफ 250 और 20 mm तक का डायामीटर हो तो सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 होती है ना। एफ 415 के लिए 230 होती है, एफ 500 के लिए कितना होती है, 275 होती है। तो यहाँ के की वैल्यू के निकालने के लिए डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए एफ 250 आ जाएगी, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 0.3999 आएगी, कब, जब सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 यहाँ रख दोगे, एफ 415 के लिए 230 रख दोगे, एफ 500 के लिए 275 रख दोगे, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बहुत है, अगले लेक्चर में अपन डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।